तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स बाय चार्ट पढ़ना सीखो। जैसा कि आपको पता है कि हमारी स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे दोस्तों एक सीरीज चालू है जिसमें अभी तक टोटल 5 हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हमने लिया था हमारा इंट्रोडक्शन कि स्मार्ट मनी क्या होती है। उसके बाद दोस्तों हम एकदम क्रम वाइज चल रहे हैं, सीरीज वाइज, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर्स, फिर हमने लिक्विडिटी कवर करी, फिर हमने ऑर्डर ब्लॉक और उसके बाद हमने इम्बैलेंस के बारे में समझा था बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में। तो आज की दोस्तों जो वीडियो है हमारी वो है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है, इससे हमको दोस्तों बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हम आगे जाके बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में हमको इसका कंसेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम शुरू से स्मार्ट मनी कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया जा रहा है। और यहाँ पे आप समझ लो कि मिनिमम 50+ वीडियो हम डालने वाले हैं आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर, जिसमें आपका 95% स्मार्ट मनी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको धीरे धीरे वॉच करते जाएं तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इंट्रोडक्शन में मैं टाइम खराब करूं। जैसा कि दोस्तों आप नाम से देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप। इसमें आप गैप पे फोकस करना। गैप का मतलब क्या होता है कि वहां पे दोस्तों एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा होगा। क्या क्रिएट हो रहा होगा? एक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि हर एफवीजी हमारा एक इम्बैलेंस होता है, लेकिन हर इम्बैलेंस एक फेयर वैल्यू गैप नहीं होता है। उसकी दोस्तों कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। जैसा कि हम थोड़ा सा पिछला टॉपिक जो है उसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको फेयर वैल्यू गैप काफी अच्छे से समझ में आ जाए। हमने कल पढ़ा था इम्बैलेंस के बारे में, जो होती है दोस्तों एक इनएफिशिएंट डिलीवरी ऑफ प्राइस। मतलब क्या है, ये प्राइस वहां पे इनएफिशिएंट तरीके से चल रहा होगा। मतलब क्या है कि वहां पे एक पार्टी मौजूद होगी, या तो बायर्स होंगे वहां पे ओनली, या फिर वहां पे सेलर्स होंगे। और ये इम्बैलेंस दोस्तों हमारा एक सिंगल कैंडल का भी हो सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। एक सिंगल कैंडल का भी इम्बैलेंस हमारा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्मल आपका प्राइस चलता है वो इस तरीके से चलता है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कोई भी कंट्रोल में नहीं है, एकदम बैलेंस सिचुएशन है। ना बायर्स यहाँ पे कंट्रोल में है, ना सेलर्स कंट्रोल में है। और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि वहां पे आपको मैसी कैंडल्स देखने को मिलेंगी, हैवी ओवरलैपिंग हो रही होगी, और चॉपी एक रेंज टाइप का प्राइस चल रहा होगा। और मेन चीज क्या है कि स्लोली स्लोली वो क्रॉल कर रहा होगा, मतलब कि एकदम स्लोली स्लोली चल रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप इम्बैलेंस की तरफ आओ तो इम्बैलेंस आपको एकदम फास्ट डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएगा हमारा, और फास्ट मूव हमको प्राइस में देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि प्राइस जैसे 100 रुपए का है और यहाँ पे इम्बैलेंस बना, तो ये दोस्तों कभी कभी हमारा 105, 110, मतलब कि 5%, 10%, कभी कभी दोस्तों 15% के भी इम्बैलेंस हमारे बन जाते हैं किसी किसी स्टॉक में। लेकिन आज की वीडियो क्या है दोस्तों, हमारी है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, तो उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये हमेशा दोस्तों 3 कैंडल सीक्वेंस का होगा। किसका होगा? 3 कैंडल सीक्वेंस का। जबकि नॉर्मल इम्बैलेंस हमारा सिंगल कैंडल का भी हो सकता है। जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे कि ये बीच में जो कैंडल है इसको हम इम्बैलेंस कह सकते हैं, कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है, मतलब कि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि इसकी विक्स वगैरह भी बहुत ज्यादा छोटी छोटी सी विक्स है इनकी, ठीक है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप के लिए हमको मिनिमम 3 कैंडल्स हमको चाहिए ही चाहिए हैं। जिसमें से कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है दोस्तों कि पहली कैंडल और दूसरी कैंडल ये हमारी मिडिल वाली कैंडल से थोड़ी छोटी होना चाहिए, मतलब कि स्मॉल होने चाहिए। और बीच वाली जो कैंडल है वो बिग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैंडल होनी चाहिए। बिग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैंडल होनी चाहिए, तभी हमारा ये गैप बन पाएगा। और गैप पता करने का दोस्तों तरीका ये है कि फर्स्ट कैंडल का हाई और जो लास्ट कैंडल है, थर्ड कैंडल, उसका लो हमको मार्क करना है। तब आपको ये जो गैप देखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं दोस्तों फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों हमारी थ्योरी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम थ्योरी पे रिलाई नहीं करते हैं, हम इसको एकदम डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों देखो, फेयर वैल्यू गैप हमारा क्यों बनता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो, ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई, एकदम छोटी सी कैंडल है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई। इसके बाद आप देखोगे कि एक दूसरी कैंडल बनेगी। जैसे अगर हम बुलिश का एग्जांपल लें तो यहाँ पे एक बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी होगी, जो मिडिल कैंडल है हमारी। इसमें पूरा खेल है दोस्तों। ये हमारी बिग बॉडी बिग डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी है। और इसके बाद जो तीसरी कैंडल है हमारी,
वो अगर ग्रीन बन जाए तो ठीक है, रेड बन जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका हमको सिर्फ और सिर्फ लो मार्क करना है। क्या मार्क करना है? लो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस बना है, इसमें ये और ये पॉइंट, मतलब कि ये जो गैप है जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ये दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि एकदम प्योर इम्बैलेंस है ये। क्या है? प्योर इम्बैलेंस। मतलब कि इस एरिया में बिल्कुल भी सेलर्स की पोजीशन नहीं है, बिल्कुल भी सेलर्स की पोजीशन नहीं है। मतलब कि एक रुपए की भी पोजीशन यहाँ पे सेलर्स की नहीं है। पूरा बायर्स ने यहाँ पे इसको डोमिनेट किया है। क्या किया है? बायर्स ने यहाँ पे डोमिनेट किया है। और ये दोस्तों, ये जो बीच वाली कैंडल है हमारी, जो बिग डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, ये दोस्तों ये सिग्निफाई करती है कि यहाँ पे हमारे जो बायर्स हैं, मतलब कि अगर हम इसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पे जो हमारी स्मार्ट मनी है, उसकी दोस्तों हैवी पोजीशन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? हैवी पोजीशन लगी हुई है। तभी आप देखोगे कि इतना बड़ा ये डिस्प्लेसमेंट आया मार्केट में। और दोस्तों, ये जो तीसरी कैंडल है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। वो क्या रोल है? कि ये जो तीसरी कैंडल आप देख रहे होगे कि बिल्कुल भी यहाँ पे नीचे ओवरलैप नहीं करी है, तभी ये गैप बन पाया है। अगर ये कैंडल हमारी यहाँ पे होती, मान के चलो ये कैंडल हमारी इधर पे थर्ड कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई होती, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो बिग कैंडल है हमारी डिस्प्लेसमेंट कैंडल बीच वाली, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब कि यहाँ पे बायर्स ऊपर ले गए, लेकिन सेलर्स फिर प्राइस को नीचे लेके आए और फिर यहाँ पे बायर्स ऊपर ले गए। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत बायर्स की दोस्तों डेफिशिएंसी लग रही है। मतलब क्या है? कि यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स बाकी हैं। इसलिए ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा नहीं एज कम्पेयर टू हमारा पहले वाला। पहले वाले में क्या था कि एकदम हमारी ये जो कैंडल है, वो एकदम इसके या तो ऊपर ही होगी या एकदम थोड़ा सा ओवरलैप कर पाई होगी। तभी आप देखोगे कि इतना बड़ा जो गैप बना है, ये जब भी मार्केट में बनता है, तब समझ लो कि वहां पे एक एक्टिविटी हुई है कि सेलर्स की वहां पे, सॉरी, स्मार्ट मनी की वहां पे बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन लगी है। तभी दोस्तों ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि चलो गैप तो ये बन गया हमारा फेयर वैल्यू का, लेकिन इसका दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है? इसके बेसिस पे हमको क्या जानना रहता है? मतलब कि यूज इसका कैसे करना है? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो, जब हमारा दोस्तों एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो वहां पे हमको ये पता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की पोजीशन लगी हुई है। और दोस्तों, स्मार्ट मनी इस पोजीशन को बिल्कुल भी छुपा नहीं सकते चार्ट पे, क्योंकि ये गैप चीख चीख के बताएगा कि यहाँ पे स्मार्ट मनी बैठा है। तो क्या होगा दोस्तों कि दोबारा जब प्राइस इस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा, तो वहां पे दोस्तों उसको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और तब आप देखोगे कि यहां से प्राइस रिजेक्ट करके फिर ऊपर जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे इतनी बड़ी जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी है, वहां पे स्मार्ट मनी के थोड़े पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए होंगे। समझ रहे? पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए होंगे। क्योंकि अगर ये दोस्तों डिस्प्लेसमेंट कैंडल नहीं होती, मान के चलो कोई स्मार्ट मनी को, फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये थोड़ा सा दोस्तों ये मैसी हो जाता है समझाते समझाते, लेकिन आप खाली बस ध्यान दो समझने पे। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक सेकंड रुको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ रहा था कि यार आप बहुत ज्यादा एकदम रंग देते हो स्क्रीन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क कर लिया। मार्क कर लिया एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप मार्क हो गया। अब यहाँ पे आप खुद सोचो कि अगर जो हमारे स्मार्ट मनी है, अगर इनके यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं होते, मतलब कि कंप्लीटली उनके ऑर्डर फिल हो चुके होते, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये गैप नहीं बनता दोस्तों। यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनती, फिर हल्की सी ग्रीन कैंडल बनती। इसी तरीके से क्या है कि प्राइस एक रेंज में चल रहा होता है। ठीक है, एक रेंज में चल रहा होता है, और वहां पे स्मार्ट मनी अपनी पूरी की पूरी यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे ऐड कर देते। ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी पोजीशन ऐड कर देते। लेकिन ये जो गैप है ना दोस्तों, ये हमको ये बताता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है। क्या दिखाई है? हरी। दे आर इन हरी। मतलब उन्होंने जल्दबाजी दिखाई है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स एक बार में पंच कर दिए। अब आप खुद सोचो कि मार्केट ऑर्डर पे अगर आप कुछ चीज को लगाओ, जैसे मान के चलो मैं हूं, मेरे को 1 लाख शेयर खरीदना है, 1 लाख शेयर खरीदना है, और मैं मान के चलो अभी शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, तो मैं यहाँ पे एकदम मार्केट ऑर्डर अगर लगा दूं 1 लाख शेयर का 100 पे, तो वहां पे पहली बात तो अगर कोई छोटा वोटा अगर स्टॉक होगा, मैं खाली आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान दीजिए। अगर छोटा मोटा स्टॉक होगा, मान के चलो 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ की कोई कंपनी होगी, तो 1 लाख जो शेयर है
उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने 1 करोड़ की बाइंग करी है। अगर इसको मैं मार्केट ऑर्डर पे लगा दूँ, जैसा कि आपको पता है कि 2 तरीके के ऑर्डर होते हैं हमारे, एक मार्केट ऑर्डर होते हैं और एक होते हैं लिमिट ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाता ₹100 का 1 लाख शेयर का, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ₹100 होता, कुछ सेलर्स यहाँ पे बैठे होते, मान के चलो 5,000 सेलर यहाँ पे बैठे होते। जब आप एकदम चार्ट देखोगे ना ऑर्डर वाला, तब आपको प्राइस ऑलरेडी दिख जाएगा कि ₹100 पे कितने बायर बैठे हैं, सेलर बैठे हैं। तो अगर 5,000 सेलर ₹100 पे बैठे होते, तो यहाँ पे मेरे सिर्फ 5,000 शेयर एग्जीक्यूट हो पाते और प्राइस या तो ऊपर चला जाता या नीचे चला जाता। फिर दोबारा 100 पे आता, तो ऐसे धीरे-धीरे करके ये मेरा 1 लाख का पूरा-पूरा ऑर्डर लग पाता। लेकिन दोस्तों क्या है कि अगर मैं मार्केट ऑर्डर लगा दूँ, क्या करूँ? अगर मैं मार्केट ऑर्डर लगा दूँ, तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? मार्केट ऑर्डर हमारा ये कहलाता है कि मान के चलो ₹100 पे कुछ सेलर बैठे हुए हैं, 5,000 सेलर ₹100 पे बैठे हैं। ₹101 पे 10,000 सेलर बैठे हैं, 102 पे कुछ 20,000 सेलर बैठे हैं, 103 पे कुछ 5-6,000 सेलर बैठे हैं। मतलब कि ये जो प्राइस है हमारा, ऐसे हर कोई ना कोई प्राइस पे कितने सेलर बैठे होंगे। तो जैसे मैंने अगर 1 लाख शेयर का ऑर्डर लगा दिया मार्केट पे, तो क्या होगा कि 5,000 इनकी एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा, 10,000 यहाँ पे शेयर एग्जीक्यूट हो जाएँगे, 20,000 यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएँगे। ऐसे करते-करते आप देखोगे कि प्राइस एकदम से एक जंप मारेगा, एक तरीके से इतनी बड़ी एक रेड कैंडल या सॉरी इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनेगी और यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो ₹105 तक चला जाएगा। ये मैंने खाली एक हाइपोथेटिकल आपको एग्ज़ाम्पल दिया है कि मान के चलो खाली मैं ही बायर हूँ और बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, तब इस केस में प्राइस यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब समझ में आई दोस्तों कि प्राइस हमारा क्यों इतना मूव कर जाता है? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एकदम से बड़ी क्वांटिटी एकदम मार्केट में डाल दो, तो वो एकदम से प्राइस उसको रिएक्ट करेगा उनके ऑर्डर्स फिल करने के लिए। प्राइस एकदम ऊपर चला जाएगा और उसके बाद हो सकता है वो नीचे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सिनेरियो दोस्तों यहाँ पर हुआ है। वही सिनेरियो यहाँ पर हुआ है, जो स्मार्ट मनी है, उसने क्या किया है कि यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में बाइंग कर ली है। बहुत सारी क्वांटिटी में बाइंग कर ली है और उनको दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करनी होती है, तो क्या होता है कि उनके थोड़े पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका रीज़न मैंने ये बताया था, एक वीडियो में मैंने शायद डिस्कस किया था अपने पुराने वाले चैनल पे, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं ना दोस्तों, उनका मैं आपको थोड़ा-सा फंडा यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जब तक आपको दोस्तों डेप्थ में समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप एकदम कंफ्यूज होते रहोगे कि प्राइस लौट के क्यों आ रहा है, यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है? तो आप ये समझो कि थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। मान के चलो एक इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूचुअल फंड हाउस है। मैं एसबीआई का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस है हमारा, ठीक है? एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस है। उन्होंने क्या किया, एक नया एनएफओ निकाला है, मतलब कि न्यू फंड ऑफरिंग, एक न्यू म्यूचुअल फंड वो लॉन्च करने वाले हैं। अब मान के चलो उसमें उन्होंने कम से कम 20,000 करोड़ का उनको यहाँ पे माल खरीदना है। तो उनकी दोस्तों जो रिसर्च टीम होती है ना, उनकी जो रिसर्च टीम होती है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कोई रिसर्च रिसर्च नहीं करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे देख लेते हैं, थोड़ा टेलीग्राम पे देख लेते हैं, थोड़ा न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। लेकिन प्रॉपर रिसर्च दोस्तों ये लोग करते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेस वगैरह हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किसी भी स्टॉक में खरीदने से पहले क्या है ना कि प्रॉपर वहाँ पे रिसर्च करेंगे। उनकी एक रिसर्च टीम होगी जो कि वो पैसों में लगा के रखते हैं। 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए के रिसर्च एनालिस्ट उनके पास होते हैं, जो प्रॉपर दोस्तों ग्राउंड लेवल पे जाके रिसर्च करते हैं। जैसे मान के चलो उनको कोई सी बैंक में खरीदना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोटक बैंक का खरीदना है उनको, ठीक है? कोटक बैंक में उनको अपनी पोजीशन लगाना है। ये खाली मैं आपको समझाने के लिए नाम बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। इसको आप कोई रिकमेंडेशन वगैरह ना मानिएगा, क्योंकि इतने होशियार आप खुद ही होगे कि मैंने कोई नाम लिया और आप शेयर खरीद लो उसका, तो इतने बेवकूफ़ तो आप होगे नहीं। तो जैसे उन्हें कोटक बैंक में एक बहुत बड़ी पोजीशन बनाना है, मतलब कि 5 से 10,000 करोड़ की पोजीशन बनाना है। तो क्या है ना कि इनकी जो रिसर्च टीम है दोस्तों, ये ग्राउंड लेवल पे जाती है। जो मैनेजमेंट होते हैं उनके साथ दोस्तों बहुत अच्छे से उनके लिंक बन जाते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारी एएमसीज वगैरह होती है ना, एनुअल मीटिंग्स वगैरह होती हैं, और फिर हमारी एक क्वार्टरली मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें एक्टिवली वो लोग पार्ट लेते हैं और वहाँ पे एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तब जाके एक रिपोर्ट वो सबमिट करते हैं अपने फंड मैनेजर्स को कि भाई साहब हमने कोटक बैंक में पूरी रिसर्च करी है और हमको तो लगता है कि इनके फ्यूचर प्लान्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक रेंज उनको दे देते हैं कि मान के चलो ₹1,000 से लेके आप 1,050 तक या फिर ₹1,100 तक आप कोटक बैंक में अपना पैसा लगा सकते हैं।
तो मतलब क्या है कि वो एक सिंगल प्राइस नहीं देंगे, क्योंकि कभी भी जितने बड़े ऑर्डर्स हैं ना, वो सिंगल प्राइस से पूरे नहीं हो पाएँगे उनके। तो इसी तरीके से क्या है ना दोस्तों, कि एक सिंगल प्राइस पे वो कभी भी नहीं खरीदेंगे। और मज़े की बात क्या है कि ये तो खाली मैंने एक इंस्टीट्यूशन का आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज़ हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज़ हैं, एचडीएफसी का अलग हाउस है, आईसीआईसीआई वालों का अलग है, निप्पॉन वालों का अलग है, पराग पारेख का अलग है। तो क्या है ना, जब जैसे कोटक में किसी ने रिसर्च करी है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कोटक में पोजीशन बनाने के लिए रिसर्च कर रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि इनके बीच में थोड़ा-सा प्राइस डिफरेंस होगा। कोई म्यूचुअल फंड हाउस बोलेगा कि 1000 से 1100 के बीच में खरीद लो, कोई बोलेगा आप 1050 से 1100 के बीच में खरीद लो, कोई बोलेगा 950 से लेके 1000 के बीच में खरीद लो। तो क्या है ना दोस्तों कि एक रेंज में वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खरीदने के लिए बैठे होंगे, समझ रहे? तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके के सिनेरियो हमारे आते हैं कि कुछ-कुछ ऑर्डर्स उनके लग जाते हैं मार्केट में और कुछ पेंडिंग्स रह जाते हैं। तो मान के चलो, जो फेयर वैल्यू गैप है हमारा, फॉर एग्जांपल अगर हम उसको कोटक का समझ लें, जैसे कोटक का ये फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ₹1000 है, यहाँ पे ये ₹1100 का है। तो इतना बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका, मान के चलो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो क्या होगा कि जब प्राइस हमारा दोबारा यहाँ आएगा, तो जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, क्योंकि खरीदने तो इनके इसी रेंज में ही है, तो यहाँ पे क्या है कि उनके पेंडिंग ऑर्डर्स फिर से दोबारा एग्जीक्यूट होंगे और प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है दोस्तों एक्चुअल केस में, ठीक है? एक्चुअल केस में ये होता है। और जितने भी लोग बोलते हैं ना कि स्मार्ट मनी हमारे रिटेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉसेस खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्वियस हैं। लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, वो कभी भी ये चार्ट वगैरह नहीं देखते हैं दोस्तों, ठीक है? चार्ट वगैरह देख के वो कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। हमेशा दोस्तों उनकी जो रिसर्च टीम रहती है, वो उनको एक रेंज देती है कि इसके बीच में हमको खरीदना है, और उसके बेसिस पे दोस्तों वो जब भी प्राइस वहाँ आता है, तो वहाँ पे उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। और इसी कारण से आप देखोगे कि एक रेंज भी बनती है। कभी-कभी आपने देखा है ना कि प्राइस एक रेंज में चलता है, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बेचने के लिए बैठे होंगे, कुछ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खरीदने को बैठे होंगे। और हमेशा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये किसी स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मिनिमम वो 2 से 3 साल तो कहीं नहीं जाने वाले, अगर उस कंपनी में कोई मेजर प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मिनिमम उनकी दोस्तों बहुत सारी पोजीशन मार्केट में ऑलरेडी होती है। तो ये जो सेल साइड वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो इंस्टीट्यूशन होंगे जो बहुत साल पहले वहाँ पे खरीदे बैठे होंगे और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे धीरे-धीरे। एक ही रेंज में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे कि जैसे ही प्राइस हमारा इस रेंज पे आता होगा, तो उनके कुछ शेयर बिक जाते होंगे, फिर आता होगा, फिर बिक जाते होंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से दोस्तों मार्केट में हमारी रेंजेस वगैरह बनती हैं। और आप ये बात समझ लो कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, ये कोई भी चार्ट वगैरह नहीं देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चार्ट खुद बना रहे हैं। इनकी एक्टिविटीज़ है, उसकी एक्टिविटीज़ पे चार्ट बन रहे हैं। वो हम रिटेलर्स हैं, जो चार्ट को देख के हम ट्रेड वगैरह लेते हैं और एनालिसिस करते हैं। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको इंस्टीट्यूशंस का पीछा करना है, इनको फॉलो करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप ऑप्शंस करेंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन चेन वगैरह आप देख के कर सकते हो। लेकिन दूसरा, अगर आप नॉर्मल इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारे चार्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चार्ट हमको क्या बताता है, जैसे हम फेयर वैल्यू गैप का आज समझ रहे हैं, तो फेयर वैल्यू गैप खाली एक ही कंपोनेंट है पूरे चार्ट का, कि पूरा चार्ट नहीं है। खाली बस हमको ये बता देता है कि भाई साहब इस एरिया में हमारे बायर्स एक्टिवेट हैं, अगर ये बुलिश वाला है। सिमिलरली अगर आप बियरिश वाला बनाओगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है? इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो इस तरीके में क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग की पोजीशन लगी हुई है। बस इतना सा कांसेप्ट है दोस्तों हमारे फेयर वैल्यू गैप का। क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि इंस्टीट्यूशंस बेचारे स्टॉक में ही तो एंट्री लेंगे, कुछ भी करेंगे इंडियन मार्केट में। अगर उनको ट्रेड करना है, तो स्टॉक्स लेंगे, गिने चुने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लेंगे। तो वहाँ पे जब भी वो अपनी पोजीशन बनाएंगे या निकालेंगे, तो उनके कुछ साइंस हमको मिलेंगे चार्ट पे, जिसमें से एक हमारा फेयर वैल्यू गैप भी हो गया है। सिंपल है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप को आप खाली ट्रेड नहीं करने लगना, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप को हमेशा आपको कंबाइन करना है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। किसके साथ? ऑर्डर ब्लॉक के साथ। जैसा कि आपको पता है, हमने ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत अच्छे से कवर किया है। ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारा प्राइस एक रिवर्सल कर रहा होगा, मतलब कि वहां से प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा होगा या नीचे की तरफ जा रहा होगा। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक का मैंने आपको समझाया था कि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा आपको एक की लेवल पे देखने को मिलेगा, कि अगर रेंज में होगा तो ऊपर और नीचे होगा ऑर्डर ब्लॉक, अगर स्विंग में होगा
तो पुल बैक पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे। तो आप देखोगे कि ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिलेगा, और फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे ही दोस्तों हम अपने क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को यहाँ पे डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ से नीचे आ रहा था, और यहाँ पे एक लास्ट ये हमारी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, और इसके बाद हमारा प्राइस यहाँ पे ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर चला गया। तो जैसा कि आपको पता है कि इस पॉइंट को हम कहते हैं हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशंस एंटर कर चुके हैं, वहां पे इनकी पोजीशन लग चुकी है। लेकिन आप देखोगे कि दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल ये हो गया और एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। मान के चलो एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी है, एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये वाला भी है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में प्राइस हमारा यहाँ से ऊपर होते हुए चला गया। तो आप देखोगे कि जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये कुछ इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक बना, फिर ऐसे ऐसे रेड कैंडल्स आई, और फिर यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बन गई और प्राइस हमारा ऊपर चला गया। अब इन दो केसेस में आप देख पाओगे कि एक चीज आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे एकदम क्लियर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे वो फेयर वैल्यू गैप है नहीं है। तो ए और बी में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को 1 मिनट पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि भाई साहब कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। तो जितने भी लोगों का आंसर ए है वो एकदम यहाँ पे सही है, क्योंकि आप देख रहे होगे कि FVG जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, उससे हमको ऑर्डर ब्लॉक की जो क्वालिटी है इसको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक के पास, तो समझ लो कि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है, और यहाँ पे अगर प्राइस दोबारा आता है तो वहां से ऊपर जाने की संभावना हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बेसिस पे हमारी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, इंट्राडे की भी, स्विंग की भी। आई होप दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम फेयर वैल्यू गैप को भी जानेंगे, कौन सा वाला हाई क्वालिटी का फेयर वैल्यू गैप है। क्योंकि आप देखोगे कि जब भी हमारा प्राइस चलेगा, मान के चलो कि यहाँ पे प्राइस हमारा नीचे आया, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना, और उसके बाद प्राइस हमारा इस तरीके से चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस तरीके से चलना स्टार्ट हुआ। अब आप देखोगे कि इसमें आपको बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप भी एक साथ दिख सकते हैं, और यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहीं पे क्या, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मेरे को यहाँ देखने को मिल जाएगा, दूसरा फेयर वैल्यू गैप हमारा एक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तीसरा हमारा यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। यहाँ पे 3 फेयर वैल्यू गैप है। अब लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों कि जब भी आप देखोगे प्राइस नीचे यहाँ पे मुड़ रहा होगा इस केस में, तो क्या है कि इस फेयर वैल्यू गैप को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देना स्टार्ट कर देंगे, इसको भी, क्योंकि दोस्तों उनको पता नहीं है कि कौन सा वाला फेयर वैल्यू गैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डिफाइन करना है कि कौन सा वाला अच्छा है। तो सबसे पहले आपको रूल ये बनाना है कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ हमारे 3 फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, तो सबसे पहले प्राइस हमारा पहले नंबर वाले पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप होगा उसको रिएक्ट करेगा प्राइस। दूसरा सबसे लास्ट वाला, ठीक है, सबसे लास्ट वाला या तो ऊपर वाले पे रिएक्ट करेगा या सबसे लास्ट वाले पे करेगा। फिर नीचे जो बीच वाले हैं इन पे रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का एक रीजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि फेयर वैल्यू गैप बनते हैं हमारे जब हमारे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। अब मान के चलो कि इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस नीचे ओवरलैप करके ले गया, तो जो हमारे बायर्स हैं यहाँ पे फेल्ड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? फेल्ड हो चुके हैं। अब क्या है कि इनके कुछ ना कुछ स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ट्रेड ली है तो कुछ ना कुछ स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि नीचे की तरफ ना बहुत अच्छा प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन हमेशा आप देखना कि जो भी ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप होगा, पहले वाले पे रिएक्ट करेगा तो ठीक है, ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर पहले वाले को ओवरलैप करेगा तो फिर वो सीधे नीचे जाएगा, और वहां पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको रिस्पेक्ट करेगा, बीच में फिर वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस बात को बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कहीं भी फेयर वैल्यू गैप बन गया और उसके बेसिस पे हमको ट्रेड ले लेना है, वहां पे काम कर लेना है। तो दोस्तों जो थ्योरी का पार्ट था फेयर वैल्यू गैप का, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज और है कि फेयर वैल्यू गैप हमेशा दोस्तों आपको की लेवल्स पे देखना है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक हमारे ऑलरेडी की लेवल पे होते हैं, तो जब ऑर्डर ब्लॉक हमारे की लेवल पे होंगे तो वो वाले जो फेयर वैल्यू गैप है वो बहुत अच्छे से काम करेंगे।
इसलिए हमेशा आपको दोस्तों फेयर वैल्यू गैप को ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही देखना है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा-सा चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमारे बन रहे हैं और किस तरीके से मार्केट उनको रिस्पेक्ट कर रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट मैंने खोल के रखा है। इसको आप कोई से भी स्टॉक्स वगैरह में भी देख सकते हो, हर चीज़ में देख सकते हो। और 1 घंटे का चार्ट हमने दोस्तों इसीलिए खोल के रखा है क्योंकि 1 घंटे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्मार्ट मनी है उनका रियल इंटेंट हमको देखने को मिल जाएगा। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम कर लोगे ना 5 मिनट का, 15 मिनट का, दुनिया भर के फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिल जाएँगे। लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा होगा, समझ लो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो आपका रिस्पेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे क्लियर पिक्चर हमको देखने को मिलती है, मैं आपको हज़ार बार बता चुका हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि एंट्रीज़ आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेना है। वो कैसे लेना है वो भी मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट है और यहाँ पे मार्केट हमारी थोड़ी रेंजी टाइप की है, ना कोई क्लियर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ना कुछ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? और ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर आप देखोगे कि एक फेयर वैल्यू गैप मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1 सेकंड, ये वाली कैंडल हो गई और ये थर्ड कैंडल हो गई। एक ये छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 2 कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं और प्राइस इसको टैप करके हमारा ऊपर गया और ये फेयर वैल्यू गैप को इसलिए रिस्पेक्ट किया है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के ये साथ है हमारा। तो इस केस में क्या है ना कि 1 घंटे में आपको पता चल गया कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और इसको रिजेक्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में क्या है कि जब आप छोटा टाइम फ्रेम लगाओगे ना, तब आपको यहाँ पे एंट्रीज बहुत अच्छे से और क्लियर तरीके से मिल जाएँगी। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम में आप फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को देखो और जैसे ही वो टैप ऐप कर दे, उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम लगा लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमको अब ऊपर की दिशा में ही जाना है। तो वहाँ पे जैसे ही आपको एक सूटेबल एंट्रीज वगैरह मिले, तो वहाँ पे आप एंट्रीज ले सकते हो। इसी तरीके से आप देखोगे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक फेयर वैल्यू गैप हमारा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों कि देखो, यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप है, तो बीच में आपको कभी भी मार्क नहीं करना है। क्योंकि हमेशा दोस्तों आप एक की लेवल पे देखना, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये की लेवल है। प्राइस यहाँ सर आया और यहाँ पे प्राइस फिर ऊपर गया, मतलब कि यहाँ से प्राइस मुड़ा है कि नहीं मुड़ा, इसलिए ये हमारा की लेवल बन गया। और रेंज में जैसे ही आपको पता है कि रेंज में प्राइस हमेशा या तो सप्लाई ज़ोन से नीचे आएगा या डिमांड ज़ोन से ऊपर जाएगा, तभी तो वो रेंज बनेगी। तो इस केस में आप देखोगे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये बहुत अच्छे से वर्क किया एज़ कम्पेयर टू ये दिस बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक है, उन पे हमको ध्यान देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये वाला क्यों मैंने एग्जाम्पल लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे ऊपर जाके प्राइस नीचे आया। मतलब क्या है कि एक स्विंग उसने दिखाई है, एक स्विंग दिखाई है और ये जो हमारी कैंडल है, देख रहे हो कितनी बड़ी बिग डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है और इसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप ये हमारा बन जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक का जो कंसेप्ट है ना, वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप पहले वाली वीडियो ऑर्डर ब्लॉक की ज़रूर देखना, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना। इसके बाद आप देखोगे थोड़ा-सा हम और यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ-कहाँ हमारे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक टाइप की कुछ चीज़ें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। जैसा कि आपको देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा और इसके बाद ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये बन रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है हमारा? फेयर वैल्यू गैप ये वाला हो जाएगा। देखो, ये गैप देखने को मिल रहा है आपको, फेयर वैल्यू गैप। उसी तरीके से एक ये भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, लेकिन ये छोटा-सा है एकदम। लेकिन ये 1 घंटे का चार्ट है, तो इतना भी अगर आप देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप हमसे कम से कम ये हमारा अराउंड 50-60 पॉइंट का तो होगा बैंक निफ्टी में। तो आप देखोगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे प्राइस ने टैप किया हमारे, ठीक है? यहाँ पर प्राइस ने टैप किया और यहाँ से ऊपर गया। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि यार, यहाँ पे तो टैप कर दिया, फिर यहाँ से नीचे क्यों गया? उसका रीज़न ये है क्योंकि आप देख रहे होगे ये रेंज कितनी बड़ी है। जहाँ पे आप देखोगे कि जब भी बहुत बार मल्टीपल बार नीचे टैप हो जाए, तो आपको पता है कि वो रेंज वीक हो जाती है, ठीक है? वो रेंज हमारी वीक हो जाती है। फ्रेश टैप हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप देखोगे 3-4 बार यहाँ पे टैप हुआ है, प्राइस अगर रिएक्ट कर रहा हो, तो इसको भी हम मानेंगे। अब जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे आपको क्लियर आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है प्राइस का। क्लियर प्राइस का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। नीचे की जो विक है, वो क्या कहलाती है? हमारी रिजेक्शन कहलाती है। अगर ये सॉलिड ग्रीन कैंडल होती, नीचे की तरफ जा रही होती, रेड कैंडल होती, तब हम इसको भी कंसीडर नहीं करते। कंसीडर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है।
रिजेक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट करी है, तभी ये यहाँ पे इतना अच्छा हमको ऊपर की तरफ मूव देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ पे वैसे नीचे क्लोजिंग हो रही है, कोई हमको रिजेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे जरूर रिजेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन आप देखोगे कि इसको तो ओवरकम कर दिया ना उसने। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये यहीं पे फिल हो गया, यहीं पे टैप हो गया। तो क्या है ना दोस्तों कि इसी तरीके से बहुत सारी बारीकियां हमको देखने को रहती हैं कि कितनी बार ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा है, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है, न्यू रेंज बन रही है कि पुरानी रेंज है, उसका बहुत बार वहां पे प्राइस जा चुका है। ये आप समझोगे दोस्तों ऑर्डर फ्लो के कंसेप्ट से समझोगे, किसके कंसेप्ट से, ऑर्डर फ्लो के। तो नेक्स्ट वीडियो हम दोस्तों ऑर्डर फ्लो पे बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, तो वो भी आप जरूर देखना। उससे आपको बहुत अच्छे से जो इस तरीके से चीजें हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर आप डरा करोगे कि प्राइस यार बहुत बार यहाँ पर आ चुका है, और देखना है हमको दोस्तों प्राइस एक्शन ही है। यहाँ पे देखो कि कितना अच्छा हमको प्राइस एक्शन देखने को मिला है, रिजेक्शन देखने को मिला है, तभी हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस में आ पाए। यहाँ पे क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि यहाँ पे हमको रिजेक्शन देखने को ही नहीं मिला है। ऊपर से देखोगे कि ऊपर की तरफ से अच्छा खासा रिएक्शन है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा हावी है। ऊपर की तरफ का ये जो बिग बनी है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है, जैसा कि आपको पता होगा कि ऊपर की विक क्यों बनती है हमारी। इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट करूं तो यहाँ पे आपको वैसे ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सेलर्स कितने ज्यादा हावी हैं। ऊपर की विक इसलिए बनी क्योंकि बायर्स प्राइस को ऊपर तक लेके गए होंगे, इस प्राइस तक बायर्स ऊपर तक लेके गए, फिर वहां पे सेलर्स हावी हो और नीचे यहाँ की क्लोजिंग दे दी। मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी हमारे बेचारे बायर्स हैं वो ट्रैप हो चुके होंगे। क्या हो चुके होंगे? ट्रैप हो चुके हैं। और इसमें मोस्टली दोस्तों हमारे रिटेलर्स होंगे, क्योंकि रिटेलर्स दोस्तों जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो उनको तो ट्रेड लेना है, उनको कुछ ना सेटअप देखना है ना कुछ देखना है, उनको तो ट्रेड लेना है। तो ये जो रैंडम ट्रेड होती है ना रिटेलर्स की, ये हमारे जो स्मार्ट मनी है उनका फ्यूल बन जाती है, उनकी लिक्विडिटी बन जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट अगर पूरा सीख लो तो आप प्राइस एक्शन को एकदम निगलेक्ट कर दो। प्राइस एक्शन की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, प्लस रिजेक्शन हो गया, ये सारी चीजें तो आपको वैसे भी ध्यान रखना ही है और उसको मार्केट में देखना है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट खाली हमको वो चीजें बताता है कि कहाँ कहाँ हमारी स्मार्ट मनी की पोजीशन बन रही है, बहुत सारे कंसेप्ट के साथ, जैसे लिक्विडिटी का, प्लस हमारा ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। इसके बाद हम इंड्यूसमेंट भी समझेंगे बहुत अच्छे से, इंड्यूसमेंट भी बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करो, आप कोई सा भी स्टॉक वगैरह खोलो, वहां पे आप देखो फेयर वैल्यू गैप को किस तरीके से वहां पे रिस्पेक्ट मिल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट मिली है हमारे फेयर वैल्यू गैप की। ठीक है, देखो एक बार जब आप देखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों दिख रहा है। प्राइस हमारा अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते आप देखोगे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और उसके जस्ट नीचे आप देखोगे ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। तो आप देखोगे फेयर वैल्यू गैप पे हमको रिजेक्शन देखने को मिला। मेन दोस्तों क्या है कि फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आके ना रिजेक्शन दे हमको। ठीक है, अगर प्राइस स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनी है बिना कोई रिजेक्शन के, तब वहां पे आपको डाउट करना है, तब वो फेयर वैल्यू गैप और वो ऑर्डर ब्लॉक क्या पता वहां पे बाईपास हो जाए। मेन है दोस्तों हमारा रिजेक्शन। रिजेक्शन जब तक नहीं मिलेगा ना, तो कोई सी भी स्ट्रेटेजी, भले वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट की हो या एडवांस प्राइस एक्शन की हो, कोई सी भी स्ट्रेटेजी हो, वो आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि दोनों चीजें यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, और आपके सामने ही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कोई मैंने अलग से नहीं खोल के रखा है। देखो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है। ऑर्डर ब्लॉक की क्या खासियत होती है कि लास्ट जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे एक अच्छा सा फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, और इसको जब आप ऐसे रेक्टेंगल बना के खींचोगे, एक काम करता हूँ मैं इसको रेक्टेंगल बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे इधर से हमने एक रेक्टेंगल चूज किया, तो सबसे पहले तो हमने एक ऑर्डर ब्लॉक पे रेक्टेंगल बना दिया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं अपने फेयर वैल्यू गैप का रेक्टेंगल। हमेशा आप रेक्टेंगल बना के रखना जब भी आपको इस तरीके का मिल जाए प्राइस। ठीक है, और फिर देखो वहां पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा दूसरा कलर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, ये देखो जब भी प्राइस यहाँ पर आ जाता ना, यहीं पे आपको बनाना स्टार्ट कर देना था, यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देना था। और आप कहोगे कि यार तो फिर ये वाले काम क्यों नहीं करे, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह काम क्यों नहीं करे? क्योंकि उसका दोस्तों रीजन ये है, मैं आपको बताऊं। यहाँ पर एक और चीज हो रही है जो आप भूल चुके हो, कि यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, मतलब कि चौक हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो हमारा हायर लो था, ये एक हायर हाई था, ये हायर लो को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। इसके बाद हमारा ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप है,
अब इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और प्राइस वहाँ जाएगा। इसलिए आप देख रहे हो कि रैंडम यहाँ पे अगर प्राइस चल रहा है, हमको मार्केट स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। मैं क्या तो रहा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको साथ लेके चलोगे ना तब कर पाओगे। नहीं तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दोगे, कहोगे प्राइस यहाँ पर आएगा फिर जाएगा, यहाँ पर आएगा फिर जाएगा, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चौक हुआ, और इसके बाद हमारा यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये फेयर वैल्यू गैप बना। अब देखो कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो रिएक्शन हमको यहीं देखने को मिल गया, प्राइस यहाँ पर टैप किया, नीचे चला गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी इसने टैप किया और उसके बाद प्राइस हमारा फिर नीचे गया। इसी तरीके से दोस्तों आप देखना, किसी भी स्टॉक को खोल के देख लो, मैं रैंडमली कोई सा भी स्टॉक खोल देता हूँ और वहां पे आपको दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल रैंडमली क्या खोला है, निफ्टी 50 की कोई कंपनी खोलते हैं, जैसे मान के चलो जोमेटो खोलते हैं, चलो हटाओ, जोमेटो खोलते हैं। जोमेटो का हो चुका है, इटर्नल हो चुका है ना, इटर्नल, इटर्नल लिमिटेड, हाँ इटर्नल हो गया ना जोमेटो। देखो अब जोमेटो खोल लिया हमने, सबसे पहले क्या चेक करना है, मार्केट स्ट्रक्चर हमारा क्या चल रहा है। अब ये हम कहाँ पर आ गए, इधर 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 कहाँ है भाई, यहाँ देखो, ये हमारा एक नीचे की तरफ एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमको, नीचे की तरफ प्राइस जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हायर हाई हायर लो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, हाँ हल्का हल्का तो बना रहा है, हल्का हल्का सा बना रहा है, ठीक है, हल्का हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है कि एक ट्रेंड में ये चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक हाई बना, फिर ये हमारा एक लोअर लो बना, ये लोअर हाई हो गया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इसी तरीके से आप देखोगे हल्का हल्का छोटे छोटे से हमारे पुल बैक आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छे साइन होते हैं कि छोटे छोटे पुल बैक आते हैं ना, तो हमको पता है कि जब भी हमने पुल बैक पढ़ा था कि छोटा पुल बैक आएगा मतलब कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू दिस पुल बैक। ये देखो कितने बड़े बड़े पुल बैक हैं, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि छोटे छोटे से पुल बैक आपको दिख रहे हैं, मतलब कि प्राइस एकदम देखो शार्प मूव कर रहा है। और इसको RSI लगा दोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक सॉरी छोड़ो, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको देखो कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। लेकिन आप कहोगे इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया, इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक की कमी देखने को मिल रही होगी। क्या मिल रही होगी, ऑर्डर ब्लॉक की कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक फेयर वैल्यू गैप ये हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला वाला फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगा, नहीं किया, तो ये बीच वाले को ना करके इसको रिस्पेक्ट करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट हल्का सा इसने किया और उसके बाद इसने कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे हो गया चौक, यहाँ पे हो गया चौक, ठीक है, चौक करके प्राइस हमारा नीचे की तरफ चला गया। इसके बाद देखोगे कि यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस पॉइंट पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पे ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था इसको भी प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पे रिजेक्शन तो हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों रिजेक्शन के साथ क्या है कि हमको प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जानना है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये कम से कम इतनी बड़ी होनी थी, थोड़ी बड़ी होनी थी कि यहाँ पे जो बायर्स हैं उनका इंटेंट दिखाई देता। रिजेक्शन जरूर प्राइस ने किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं किया, प्राइस नीचे चला गया। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अब कोई काम का नहीं रहा, इसको प्राइस ने ओवरलैप कर लिया है। अब इसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक ये बनाएगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको पीछे करके देखते हैं कि यहाँ पे कहीं और हमारा कोई रेंज फेंज बन रही है क्या, कहीं रेंज वगैरह बन रही है तो वहाँ के ऑर्डर ब्लॉक्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो जाएगा हमारा, जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ये वाली, ये इतना सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इतना सा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट ग्रीन कैंडल। फिर इसके बाद देखोगे ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ पे इधर से लेके इधर तक का एक फेयर वैल्यू गैप भी है, वो बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे हमने इसको मार्क किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये, अब इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को 2-3 बार टैप तो इसने किया है। रेंज में यही होता है, फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा प्राइस नीचे जाएगा, नीचे से फिर ऊपर आएगा। लेकिन इस केस में आप देखोगे यहाँ पे हमको ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर हमको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे रिजेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। इस कैंडल पे देखोगे आप कि ऊपर की तरफ हमको यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्ट किया है, उसके बाद प्राइस हमारा एकदम से नीचे चला गया। मतलब कि ये जो गैप है इस गैप को भी अगर आप फिल करो
तो एक रेड कैंडल ही बनेगी क्योंकि नीचे की तरफ गैप है। तो इसको गैप को आप एक रेड कैंडल भी समझ सकते हो। तो देख रहे हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमको नीचे की तरफ मिला, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे नीचे की तरफ अगर स्विंग में लेने होता। तो इस बेसिस पे आप देखोगे यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर वाला, ये सक्सेसफुल रहा, प्राइस यहाँ पे ओवरकम करके नहीं गया। इसी तरीके से आप एक काम करो, बहुत सारे स्टॉक्स में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज भी चाहिए पड़ेगी और ऑर्डर ब्लॉक की भी नॉलेज आपको चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप दोस्तों चेक करो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे, देखो कितना अच्छा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। दो कंडीशन बताई थी मैंने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने की, एक तो हमारी विक टू विक होती है, एक बॉडी टू बॉडी होती है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और रिजेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। देखो दोस्तों, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो एकदम थ्योरी के बेसिस पे बात है और वो प्रैक्टिकल में सच होती है। यहाँ पे देखो रिजेक्शन देखने को मिला। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड।